स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया। घड़ी न किया है रात 9:30 बजे का इशारा, वो शुरू हो गया है प्रोग्राम हमारा। हम हैं अमरनाथ आपके साथ और लेकर आ गए हैं आपकी अनियमित श्रृंखला जिसका नाम है यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर बतकही। तो यूपीएसआई 2021 में पेपर हुआ और 2021 में टोटल 54 सेट आए। जब से यूपीएसआई की समुगाहट शुरू हुई तब से हमने सेट सॉल्व करवाना शुरू किए हैं और अभी तक मैं 20 सवाल करता था। जो एक सेट के 40 में से 2 टुकड़े करके उसमें 5-5 सवाल अतिरिक्त जोड़ ले रहा था। अभी कल से 30 सवाल का अभ्यास शुरू किया है और जल्दी ही इसको 40 तक पहुंचा देंगे कि एक सेट एक दिन में खत्म कर दें। लेकिन याद रखिए, इस क्लास की शर्त होगी कि तुम बीच में प्राण दे दोगे लेकिन कमेंट नहीं पढ़ेंगे तुम्हारा। ये बात समझ लेना। तो बतकही नहीं होगी तभी हम सवाल बढ़ा पाएंगे, क्योंकि थोड़ी बतकही हो जाए कि क्लास अननेसेसरी लंबी हो जाएगी। तो आइए आरंभ करते हैं हमारी आज की बतकही। और बहुत बेहतरीन सवाल। अरे नहीं जी, पहले सवाल से शुरू करते हैं। कानन कुसुम के कवि कौन से? पहला सवाल यहीं से शुरू होता है। तो कानन कुसुम क्या है? तो जी कानन कुसुम रचना है और इस रचना के साफ साफ कवि लिखा है तो कविता है। तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसको याद रखिए। निहायत सरल सवाल है, बिल्कुल दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। दूसरा बेहतरीन सवाल जिसकी ओर हम बढ़ें। अच्छा देखो, कवि के बारे में हमारा बारंबार यही कहना है कि जो कवि आपको बार बार दिखते हैं, जिन कवि को किसी कविता के लिए पुरस्कार मिला है, उनका नाम आप अपने पास लिख लीजिए। खोपड़ी में याद नहीं रहता है, लिख लेंगे तो क्या होगा, 2-3 बार जब उसको पलटेंगे तो कहीं खोपड़ी में बना रहेगा। तो वो बना रहे इसके लिए जरूरी है कि लिख लिया करिए। कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय? मास्टर साहब, नमक में ईन लगाइए तो नमकीन बन जाएगा, कुल में ईन लगाइए तो कुलीन बन जाएगा। बड़ी ईन प्रत्ययीन हो जाएगा। प्रत्यय किसको कहते हैं? जो किसी शब्द के बाद में जुड़ करके उसका मतलब बदल देता है। ये सब तो बड़े सरल सरल से प्रत्यय होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, देख के पहचान में आ जाते हैं। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो लगते कुछ और हैं, बनते कुछ और हैं। उसमें से एक सबसे जबरदस्त प्रत्यय होता है अप्रत्यय। ये दिखता ही नहीं कि कहीं लगा हुआ है, लेकिन आके खेल करके चला जाता है, पता नहीं चलता। कुछ शब्द देखिए, याद रखना, प्रत्यय संधि के नियम से नहीं चलते। हाँ, कभी कुछ प्रत्यय संधि के नियम को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन हर प्रत्यय का अपना नियम होता है और आप ये नहीं कह सकते क्यों होता है। वो प्रत्यय की अपनी मर्जी है। शब्द ब्रह्म है, वो अपनी मर्जी से चलता है। उसका दिल तो ये कराएगा, उसका दिल तो ये नहीं कराएगा। तो आप देखिए, जैसे अप्रत्यय के कुछ खेल देखिए। जैसे शिव में अप्रत्यय लगा दिया जाए, गुरु में शिव में अप्रत्यय लगा दिया जाए तो ये बना देता है शैव। ठीक। और देखिए, बुद्ध में अप्रत्यय लगा दिया जाए तो बना देता है बौद्ध। बौद्ध। और विष्णु में अप्रत्यय लगा दिया जाए तो ये बना देता है वैष्णव। अब इनमें आपको दिखाई भले ना पड़े, लेकिन याद रखिएगा कि ये अप्रत्यय से बने शब्द हैं। अप्रत्यय से। कुरु अ कौरव, कुरु अ गौरव, लघु अ लाघव। वो कैसे परिवर्तन ले रहे हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन बनेंगे ये। तो ये सब अप्रत्यय के शब्द हैं और छोटा अप्रत्यय के रूप में दिखाई नहीं पड़ता है, बस वो कुछ परिवर्तन करके गायब हो जाता है, याद रखिएगा। तो बाकी ये तो बड़ा सरल था। कुलीन में बड़ी ईन ईन दिख रहा था। आइए आगे बढ़ते। प्यारे दोस्तों, आप सब अवश्य आइए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? प्यारे दोस्तों। जैसे ही आपने देखा प्यारे दोस्तों, अच्छा दोस्तों, याद रखिएगा कि जब ये दोस्तों कर देते थे, अंक की बिंदी लगाते नहीं है। वो टाइपिंग में गलती से लग गई है, ना बोलने में और ना लिखने में। दोस्तों नहीं होता है। हाँ, ये गायब रहती है। ए भाई, सफेद का तो सफेद का, ए देखो अंक की बिंदी का। दोस्त, दोस्तों नहीं, दोस्तों। हाँ, दोस्तों, दोस्तों। ठीक। भाइयों जब संबोधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो भाइयों बहनों नहीं कहेंगे, भाइयों बहनों। ओ लगा के वैसे प्लूरल बना दिया तो अंक की बिंदी जबरदस्ती का है लगा रहे हो जी, है? ठीक। तो देखिए, तो इसमें क्या है? संबोधन है। संज्ञा को पुकारने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें एक संबोधन कहते हैं। आइए 4 नंबर देखते हैं। पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सरल है तो बिल्कुल समय नहीं खर्च करेंगे। पुरा माने पुराना का भाव रखता है, आगे तन लगा दिए, पुरातन हो जाएगा। पूरा विद्या, पूरा शास्त्र, पूरा ज्ञान माने पुराना ज्ञान।
तो पूरा पूरा भाव रखता है, पुरातन में पूरा भाव है। कंठोष्ठ शब्द दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए स्वर होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए, ये तो बड़ी कॉमन बात है। गुरु जी स्वर सब हैं, री को लघु मान लीजिए तो काट दीजिए, बाकी दीर्घ तो सब हैं। आपको क्या बताना है? कंठोष्ठ बताना है। कल कंठ तालव्य का सवाल लिया था, हमने क्या लिया था? जैसा पेपर में लिखा वैसा हम दे दे रहे। आज कंठोष्ठ की बात हो रही, तो कंठ और होंठ दोनों से बोला जाए। कंठ और होंठ, ओ आओ, ओ आओ, ये कंठ और होंठ है। और ए आए, ये कंठ और तालु है। हवा तालु पर जाती है तो कंठ तालु, तो ए तो कंठ तालु में आ जाएगा, और आओ कंठ ओष्ठ में आ जाएगा, और इसको सम्मिलित रूप से कंठ कंठ ओष्ठ कंठोष्ठ बना दिया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, बाकी कोई नहीं। ऊ होंठ है, पूरी तरह होंठ, उपओष्ठ हो, पूरी तरह होंठ। आगे बढ़ा जाए, कौन है जी? आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल संख्या 6 को देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये हिंदी पेपर में जब जीएस आती है तो मजा आ जाता है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो भाषा से संबंधित 2 दिवस तो आपको याद रहते हैं। एक तो हिंदी दिवस, एक होता है विश्व हिंदी दिवस। कसम से राष्ट्रीय लिख दिया तो जैसे एहसान हुआ है राष्ट्रीय पर। विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, उसकी याद में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे। तो ये तो है नहीं इसमें, तो ना 10 जनवरी के रखेंगे। खैर 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस है, और जब गणतंत्र दिवस है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, तो बचती है 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इंटरनेशनली इस बात को बताया जाता है कि भाई आप सबको अपनी मातृभाषाओं को बना के बचा के रखना है। जैसे हम अवधी भाषी हैं, हम जौन क्षेत्र में पैदा बहन वहाँ अवधी बोली जात है, वहाँ का हुआ अवधी बोली जात है। तो हम अपनी अवधि का बचाए हन, संभारे हन, बोलित है और बोले बतुआएम कहूँ शर्म ना करी थे। हमका तुमका पढ़ावत अवधि बोले पर है। हम कोनो डॉक्टर से बतवाई हमार मन कह जाए अवधि बोले, हम एरोप्लेन में बैठो हमार जो कहा है अवधि बोले, हम ट्रेन में बैठो अवधि बोले, कोई बड़ा अधिकारी आ जाए अवधि बोले, कोनो दुनिया में हमका कोई बात करे हमका अवधि बोले में बिल्कुल संकोच नहीं है। हम बड़ी बड़ी सभाएं ले जाई, जैसे आकाशवाणी लखनऊ में हम का बोले है का कहा उनकी कार्यशाला करावे भाई, चाहे IIM में कार्यशाला, मतलब अगर हमारे मुंह से 4 लफ्ज अवधिक न निकले तो हमें लागी कि हम बोलबे नहीं करें। तो आप समझिए कि अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा को जिंदा रखने वाले आप हैं। अपनी मातृभाषा पर, अपनी मातृभूमि पर कोई संकोच, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, गर्व का भाव होना चाहिए, क्योंकि आप उस मातृभाषा को नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा जी? कोई दूसरा आपके लिए आंदोलन करने आएगा? आप सहेज के रखेंगे, आप सम्मान का भाव रखेंगे। और याद रखिए हर मातृभाषा जो बोली जा रही है और जो खासकर क्षेत्रीय बोलियां हैं, आप अगर उस बोली में पैदा हुए हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है उस भाषा का की मर्यादा बचाए रखिएगा। उस भाषा में गाए जाने वाले अश्लील गीत, अश्लील साहित्य यदि कुछ रचा जाए तो उसका पुरजोर विरोध करा करिए। अगर आप ये करना शुरू कर देंगे तो भाषा की गरिमा, भाषा का मर्यादा बची रहेगी। वरना कहना नहीं चाहिए, धीरे धीरे आपने एक ट्रेंड बना दिया है कि एक फलानी भाषा जो है उसमें तो बड़े अश्लील गीत गाए जाते हैं। एक लंबे समय पर वो गर्व शर्म में बदल जाएगा। ऐसा न होने दे। हर क्षेत्रीय भाषा के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जब वो अपनी भाषा को छोड़ देता है तो वही ना कि भले लोग अगर भाषा छोड़ देंगे तो बुरे लोग भाषा को कमाई का जरिया बना लेंगे। तो इसलिए भाषा को कमाई का जरिया बने अच्छी बात है, लेकिन उसकी गरिमा को मिटा कर नहीं बनना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और हर जो भी जिस भाषा में पैदा हुए हैं, अवधी में है, भोजपुरी में है, मैथिली में है, जहाँ भी है, उस भाषा का बोध हो। और याद रखिए अगर वो बोली हिंदी के अंतर्गत आती है तो आपकी मातृभाषा तो आपकी बोली है, लेकिन उस बोली के साथ साथ हिंदी
उसका बड़ा रूप है, उसका वृहद रूप है। तो हिंदी से और बोली का झगड़ा मत करवाइएगा प्लीज। हाँ, कि हिंदी अलग करके उसमें बोली से झगड़ा करवा रहे हैं, हमारी हिंदी थोड़े ना, हमारी तो ये, तो मूर्ख हो, क्योंकि इन सब बोलियों का समुच्चय ही तो हिंदी है। तो इसलिए झगड़ा कभी कोई करे तो कह देना कि वो राजनीति से प्रेरित आदमी है, वो अपना भला चाहता है, वो अपनी दुकान चलाना चाहता है, लेकिन वो हिंदी का और उस बोली का भला ईमानदारी से नहीं करना चाहता। जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जो छीण ना हो सके उसको अक्षय कहेंगे, दिए गए ऑप्शन में। इससे सरल कुछ है ये नहीं। हाँ, मतलब जो छीण, वैसे जो छीण ना हो सके तो क्षय होना माने नष्ट हो जाना, क्षय माने नष्ट होने योग्य, और अक्षय जो नष्ट ना होने योग्य, तो वही जो छीण ना हो सके के लिए सेट है, बाकी तो कोई सेट नहीं। अमिट जिसको मिटाया ना जा सके, देखो छीण होना और मिटाने में अंतर है। कोई चित्र बना है, आप उसको मिटा देंगे, आप उसको छीण नहीं करेंगे। कोई बड़ी सी चीज है, कोई मूर्ति है, वो धीरे धीरे उसमें जंग वंग लग के वो खत्म हो रही, तो उसको ये नहीं कहेंगे मूर्ति मिट रही है, कहेंगे मूर्ति छीण हो रही है। छीण होना माने धीरे धीरे घटना, तो इसीलिए छीण होना और मिट जाने में फर्क है। 8 नंबर सवाल देखें, अस्त का विलोम उदय होगा। ये जितने लोग कह रहे हैं गुरुजी पेपर बहुत सरल है, महान आत्मा है, पेपर हमने नहीं बनाया, ये है 2021 का पेपर। मैं तुमको दिखाना चाहता हूं कि 40 सवाल देख लीजिए, उसमें से 35 सवाल ऐसा है जिसको ऐसे ऐसे टिक करते चले जाइएगा। इस 2021 के नाम पर दुकानें सजाई गई, इस 2021 के नाम पर तुमको डराया गया कि बहुत कठिन पेपर आता है। अभी आया तो था यूपीएसआई एएसआई का पेपर, देख लीजिए कितना कठिन आया था। अब आगे आएगा जब तुम्हारा पेपर, तो देख लेना हिंदी कितना कठिन आएगा। हिंदी कठिन नहीं आती, हिंदी बड़ी मजेदार, बड़ी रसदार आती है। आपको बाजार डराता है ताकि वो माल बेच सके। हमको माल नहीं बेचना, हाँ, हमको माल नहीं बेचना। अस्त का उदय होगा। आगे बढ़िए, भारतीय भाषा परिषद कहाँ स्थित है? निस्संदेह कठिन सवाल है, बताइए भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय भाषा परिषद की बात करेंगे तो बच्चा, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की बात करें तो कल चर्चा हुई थी मैसूर में, दिल्ली बनारस में बहुत कुछ है, लेकिन भारतीय भाषा परिषद कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। और याद रखिए, इस कलकत्ता वाली भाषा परिषद से एक पत्रिका प्रकाशित होती है, यह भी सवाल आ चुका है। पत्रिका कौन सी प्रकाशित होती है? वागर्थ पत्रिका प्रकाशित होती है। वागर्थ पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? तो भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित होती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कुक्षिका तद्भव रूप क्या होगा? तो मास्टर साहब ये तो एकदम याद है। हाँ, कुक्षिका मतलब क्या होता है? कुक्षिका कोख मतलब होता है और वही इसका तद्भव होता है। वैसे कुक्षी कोख को कहते हैं जिसमें बालक बनता है, लेकिन कुक्षिका साधारण अर्थ पेट भी लिया जाता है। तो एक होता है खाली पेट पर जीने वाला, एक वाक्यांश पूछा गया कि जो सिर्फ पेट के लिए जिंदा हो, कि खाए पेट भर जाए बस, ये जिंदगी सिर्फ चल रही हो, ऐसे आदमी को कुक्षिभर कहा जाता है। कुक्षिभर माने जो खाली अपने पेट भरने के लिए जिंदा हो, ऐसे आदमी के लिए कुक्षिभर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बाकी कुक्षि तत्सम है, कोख उसका तद्भव है। जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? सबसे पहले देखें श्रृंगार सही लिखा है कि गलत। मास्टर साहब श्रृंगार गलत लिखा है। शुद्ध श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा मास्टर साहब, अच्छा गुरुजी, अगर बाय द वे ये वाला फॉन्ट ना मिले तो कैसे लिखा जाएगा? बहुत बार बताया है। आप ना ये लिख पाओ तो आप ये लिख दो। टेक्निकली बोथ आर राइट, लेकिन ये लिखना महापाप है। काहे कि ये वाला जो आधा सा होता है यही ये वाला शा होता है। जब आप इस शा में री लगाते हैं, क्या लगाते हैं? री लगाते हैं, तो इस सा का सिंबल बनाइए ये, और उसमें री लगा दीजिए तो श्री बन जाएगा। आप इस सा में क्या लगाइए? रा लगाइए, प्लस रा करिए, तो ये सा ऐसे बनाएंगे, रा डंडे की तरह लगा देंगे, श्रा बन जाएगा। ये श्री है, ये श्रा है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, इसलिए मिक्सचर नहीं करेंगे। यू कांट राइट दिस सरी, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब नायक नायिका मिलेंगे तो क्या होगा? संयोग श्रृंगार होगा गुरुजी। संयोग का एक उदाहरण सुनो। बिहारी संयोग के अलबेले कवि हैं। बिहारी का एक दृश्य सुनो। बिहारी कहते हैं, छंद क्या है ये भी बता देना, शब्दों का अर्थ भी समझ जाना, रसवस भी जान जाओगे, इसलिए एग्जाम्पल सुनो बिहारी का। बिहारी कहते हैं कि कर मुंदरी की आरसी, सुना है, कई बार सुना है। कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाए। कुछ बुद्धि में जा रहा है? सुनो, कर माने हाथ,
मुंदरी माने मुद्रिका यानी अंगूठी, आरसी माने मुंदरी यानी अंगूठी में लगा हुआ जो शीशा है, नगीना है। तो अंगूठी में कोई चमकदार नगीना लगा हो, शीशा टाइप लगा हो, तो वो उसमें मुंह देखा जा सकता है। भाई शीशा अगर कोई भी शीशे का नग लगा हो तो मुंह देखा जा सकता है। आरसी माने क्या होता है? दर्पण। हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या सुने हो ना। आरसी माने क्या होता है? दर्पण। तो कर मुंदरी की आरसी माने हाथ की अंगूठी के दर्पण में, छोटा सा इसे दर्पण। तो कर मुंदरी की यार, वैसे एक तो अंगूठे में श्रृंगार के बड़े भेद होते हैं भैया। एक अंगूठे में बड़ी सी वो पहनी जाती है, उसमें कायदे से दर्पण ही लगाया जाता है, नग की जगह शीशा ही लगाया जाता है, ताकि वो श्रृंगार करने के लिए दाएं बाएं देखे की जरूरत न पड़े। ये हम देख के मैनेज कर लें कहाँ काला कहाँ पीला कहाँ नीला, वाल पुट्टी कहाँ से झर रही है कहाँ नहीं झर रही है, देख ऐसे। तो सुनो, कर मुंदरी की आरसी माने हाथ की अंगूठी के दर्पण में, प्रतिबिंबित प्यो पाए। प्रतिबिंबित माने प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, प्यू माने पिया का, तो अपने प्रियतम का प्रतिबिंब। भाई प्रतिबिंब का नायिका बैठी है और इसे हाथ धरे है, और हाथ धरे तो प्रियतम पीछे खड़े हैं, तो प्रियतम का जो प्रतिबिंब है वो इस कर हाथ की अंगूठी की मुंदरी मुद्रिका के आरसी यानी दर्पण में दिखाई पड़ रहा है। तो कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाए, और पीठ दिए निधड़क लखए। पीठ दिए, पीठ पीछे नायक है, नायिका निधड़क बेधड़क देखे जा रही है। एक टक दीठी लगाए, एक टक होकर के, दीठी माने दृष्टि, अपनी नजर गड़ाए एक टक देखे जा रही। अब कहें गुरुजी ऐसे का नायक देखे समझ में आओ थे का नायिका देखा थे? अरे तुमका मालूम, नायिका भी खूब घूर घूर देखती नायक को, असल जिंदगी में भी नायिकाएं देखती हैं। बस जो नायक यानी पुरुष होता है वो थोड़ा क्या कहते हैं बेशरम टाइप का होता है, तो वो भटर भटर देख लेता है, लेकिन नायिका हमेशा नजर छुपा के देखती है, ऐसे नजर बचा के देखेगी, दाहिने देखेगी बाएं देखेगी, ऐसे देखेगी। तो नायिका भी नायक को निहारती है। ये खाली भरम है, नायिकाएं सब जानती हैं हाँ क्यों नायक को निहारती है। नायक तो बदनाम है निहारने के लिए, लेकिन निहारती नायिकाएं भी हैं, इसमें कहीं रंच मात्र संदेह नहीं है। तो सुनो, कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाए, और दांत न चियारो। हाँ पढ़ाई करो, गुरुजी जितना हाथ से दे उतना स्वस्थ है, तुम उसके आगे दांत चियार देते हो अस्वस्थ हो जाता है। बस यहीं तक रखो जहां तक हम कहें। सुनो, तो कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाए, और पीठ दिए निधड़क लखें, एक टक दीठी लगाए। एक टक दृष्टि लगा करके नायिका अपने नायक को देख रही है। नायक और नायिका के मिलन का भाव है, रस क्या हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा। छंद क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। और गुरुजी जो इतनी देर कहानी कहे, इस कहानी से कुछ फायदा हमारा निकला। दो सवाल पक्के हुए, बिहारी का दोहा मालूम हुआ, छंद दोहा है मालूम हुआ, रस श्रृंगार है मालूम हुआ, और क्या क्या मालूम हो गया बिना कहे वो भी सुन लो। कर मुंदरी मुद्रिका का तद्भव है। अब यही सवाल बना पूछ लो, अब यही कहानी कह दो, बस नजर का फर्क है बच्चा। हाँ नजर से आले दिल का पता चलता है। तो कर मुंदरी की आरसी पता चल गया, मालूम हो गया, कहीं भी देखोगे दर्पण होता है, शीशा होता है। कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाए, प्रिय का तद्भव पिया कह दे, कोई मतलब नहीं है। और पीठ दिए निधड़क लखे, एक टक दीठी लगाए। दृष्टि शब्द का तद्भव क्या होता है? दीठी होता है। तो बबुआ जो हम बतियाएंगे उसमें भी सवाल होगा, इसलिए तुमको ये ना लगे गुरुजी अपने ज्ञान की बात बता रहे, गुरुजी तुम्हारी खोपड़ी खोल के हिंदी धर रहे होते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रीवियस ईयर पेपर लगा के व्हाट्सएप एकदम सब रंगे पड़े हैं। हाँ ये नहीं कि सबर कर लें गुरुजी पढ़ाई करेंगे। जितेंद्रिय का संधि विच्छेद क्या होगा? जीत धन इंद्रिय, जीते धन इंद्रिय है, सब जीती इंद्रिय नहीं, जीत इंद्रिय। अब आप कहेंगे गुरुजी हम जीत तो शब्द सुनिए, जित क्या होता है? जित क्या होता है? तो बच्चा जित माने जीता हुआ, जित माने जीता हुआ। इंद्रिय यानी जो जीता हुआ है इंद्रियों को, अर्थात जिसने जीत ली है इंद्रिया, और ई के जुड़ने से ए बनेगा और तब यह शब्द बनता है जितेंद्रिय। इंद्रियों को जिसने जीत लिया है उसको जितेंद्रिय कहा जाएगा। सवाल संख्या 13, फिर भी कुछ रह जाएगा,
काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त। अब देखिए, एक दिन पूछा गया था, मतलब एक सेट में था, फिर भी कुछ रह जाएगा, यह कविता किसने लिखी, और तब मैंने कहानी कविता भी सुनाई थी और एक शॉर्ट भी बना दिया था, वो शॉर्ट भी आप लोगों ने देखा है, देख लिया कीजिए। अब आज सवाल देखिए कि फिर भी कुछ रह जाएगा, काव्य कृति के लिए किन्हें और कौन सा पुरस्कार मिला है। तो किन्हें मालूम हो तो कौन सा, तो यहां लिखा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान मिला है। फिर भी कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह, याद आ गया, हाँ, जलती चितक बाद क्या रह जाएगा, कुछ रह जाएगा। तो देखिए, निर्मल वर्मा, ये सब बेकार हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को फिर भी कुछ रह जाएगा कृति के लिए कौन सा पुरस्कार। आपको भी पूछेगा कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, किसकी कविता, धर्मवीर भारती। तो जो ये कविता कहानी बीच बीच में हम कह देते हैं, आपके लिए शॉर्ट बनाते हैं, वो कामय के बनाते हैं, बिना काम के नहीं बनाते। किस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। तो संदेह में तो संदेह होता है, रूपक में उपमेय और उपमान का आरोप कर दिया जाता है, बचता है व्यतिरेक और अतिशयोक्ति। अज्जे कोई कितविया कब्बो नहीं पलटा है, जिसने अतिशयोक्ति भी मन लगा के नहीं पढ़ा है, वही इसमें अतिशयोक्ति लगाएगा और फिर वो गलत हो जाएगा। अतिशयोक्ति की परिभाषा, जहां किसी वस्तु या बातचीत का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्या अतिशयोक्ति में तुमने कभी पढ़ा कि उपमान का उपमेय से बढ़ाकर या उपमान का उपमेय का उपमान से बढ़ाकर वर्णन किया जाए? ऐसा कुछ पढ़ा? नहीं पढ़ा। कैसे लगा सकते हो अतिशयोक्ति? पाप लगेगा अतिशयोक्ति लगाओगे तो। ये अलंकार है बेचारे, गुरु जी हम कबू पढ़वे नहीं करे। अब कोई बात नहीं, तुम नहीं पढ़े, संदेह पढ़े हो, रूपक पढ़े हो, अतिशयोक्ति की परिभाषा जानते हो, तो ऑप्शन एलिमिनेटिंग विद्या इसी को कहते हैं। नहीं पढ़े हो बेचारे, कोई बात नहीं, वो हम अभी पढ़ा देंगे। ऑप्शन तो काटना सीख जाओ। नहीं है अतिशयोक्ति इसमें, किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता तो मान लेते। यहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन लिखा है, खारिज हो गया अतिशयोक्ति की बिरादरी से। व्यतिरेक है। व्यतिरेक क्या होता है गुरुजी? व्यतिरेक होता है विपरीत, व्यतिरेक होता है उल्टा। उल्टा कैसे उल्टा? उपमेय, मान लो तुमने किसी का चंद्रमा जैसा सुंदर सा मुख देखा, तो तुम कहो कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो उपमेय हो गया। तुम कहो उसका मुख ही चंद्रमा है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार, उसका मुख चंद्रमा के समान है, उपमा अलंकार। और तुमने कहा मुख ही चंद्रमा है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। तुम कहो उसका मुख मानो चंद्रमा है, तो ये रूपक वो क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कहो, क्या कहो कि उसका मुख ज्यादा सुंदर है, चंद्रमा में तो कलंक है, उसका मुख निकलंक है। इसके मुख में कोई कलंक नहीं लगा। चंद्रमा से क्या तुलना करते हो? उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर तो है, लेकिन चंद्रमा से बढ़कर है। चंद्रमा के समान सुंदर तो है, लेकिन चंद्रमा से बढ़कर है। चंद्रमा में तो कलंक लगा है, इसके मुख में तो कोई कलंक भी नहीं है। तो भैया यहां जब उपमेय को, उपमान को पीछे छोड़ दिया जाए बहुत, और उपमेय का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए, तब यह व्यतिरेक यानी उल्टा अलंकार हो जाता है। एक प्रतीप होता है, वहां पर बस उपमेय उपमान में कोई घटाया बढ़ाया नहीं जाता, बस उलट देते। कोई घटाया बढ़ाया नहीं जाता, बस उलट देते हैं, विपरीत कर देते हैं, ठीक। लेकिन यहां पर उल्टा जाता है व्यतिरेक में, और उलटने के बाद क्या किया जाता है कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन भी कर दिया जाता है, तो यह अलंकार व्यतिरेक बन जाता है। बात बुद्धि में गए? तो अगले सवाल पर बढ़ा जाए। 9 रस हैं, है नहीं? हैं, 9 हैं। वाक्य में 9 किस प्रकार का विषय? गुरु जी 9 गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गिनती संख्यावाचक। जब आपसे गिनती गिनवाई जाए तो संख्यावाचक है। संख्यावाचक में भी अगर भेद पूछा जाए तो गणनावाचक हो जाएगा। संख्या के अंतर्गत जब एग्जैक्ट गिनती की बात करी जाए तो गणनावाचक हो जाता है। आइए 15/16 देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? पूर्व पद भी प्रधान हो और उत्तर पद भी प्रधान हो, अर्थात दोनों ही पद प्रधान हो। और जहां दोनों पद प्रधान होगा वहां समास द्वंद्व हो जाएगा। माता पिता दोनों बराबर बराबर, दाल भात दोनों बराबर बराबर, भूत प्रेत दोनों बराबर बराबर, दिन रात दोनों बराबर बराबर। जहां दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास हो जाएगा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? तो जहां हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है वहीं यह उल्लेख मिलता है कि हम प्रयोग तो देवनागरी करेंगे, लेकिन अगर हमको कहना है कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो यह संविधान में ही व्यवस्था कर दी गई है कि आप इसको 15 अगस्त 1947 ना लिखें। यह संविधान में सिस्टम बना दिया गया है कि तुम अपनी मूल लिपि भूल जाओ। अब यही व्यवस्था है कि 15 अगस्त 1947 ना लिखें, 15 अगस्त 1947 यानी इन अंकों को लिखें, वो अंक जो हमसे गए हैं वहां। पहले हमने हिंदी गिनती लिखी, हमसे अरब वालों ने सीखी, उन्होंने हिंदसा कहा, अरब वालों से यूरोप वालों ने सीखा, वो इंडो अरेबिक सिस्टम कहते हैं। अब हम अपनी खोपड़ी पर इंडो अरेबिक लाद के चले, ऐसी व्यवस्था संविधान ने ही बना दी भाई साहब। ठीक, तो याद रखिए यही कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय अंकों का स्वरूप प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक पैराग्राफ, उसके बाद 10 सवाल और हैं। बहुत सरल सा पैराग्राफ है, पैराग्राफ भी बढ़िया बढ़िया, मतलब यूपीएससी 2021 सेट में जो पैराग्राफ, अच्छा इस बार भी 3 सवाल पूछा पैराग्राफ में, तो पैराग्राफ में 3 सवाल बड़े मजेदार होते हैं। पहले पढ़ते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, हो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे, रूल याद है। पैराग्राफ में जो बात कही गई है वो बात पैराग्राफ को आंसर में लिखनी है। पढ़ते हैं, जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण संभव नहीं है। यार ये तो बड़ी गजब बात लिखी, पानी बनाए नहीं पाओगे, धरती से निकाल लो पानी, वही प्यास बुझेगी, बनाओगे तो अति पार हो जाएगी। हाइड्रोजन और 2 कण ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन मिला करके पानी बनाना है दुनिया का कठिनतम काम है। ठीक, तो जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण संभव नहीं है। जल के बगैर जीवन संभव नहीं। पृथ्वी का 71% भाग पानी से ढका हुआ है और पृथ्वी के उपलब्ध जल का 97% भाग खारा है। हाय करम, 3% खाली शुद्ध पानी जो सागरों महासागरों में विद्यमान है। शेष 3% जल ही पीने योग्य है, जिसमें 2.4 ग्लेशियर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर जमा हुआ है। मात्र 0.6% पानी ही नदियों, झीलों और तालाबों में है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर कुल 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी। पृथ्वी के स्वच्छ जल का 70% भाग प्रदूषित हो चुका है, यानी जो 0.6% हमारे पास पानी शुद्ध पीने का था उसका 70% हम बर्बाद कर चुके हैं। हमारे यहां से गोमती बह रही है तो गोमती में तुम्हारे घर का सीवेज जा रहा है, मल जल जो आप अपने यहां सवेरे सवेरे निकालते हैं वो गोमती नदी में बहा देते हैं। और तुमको हैरत होगी, जिन जिन शहरों के किनारे से गंगा बहती है उस गंगा में मल जल डाला जाता है। हमको इस बात पर मतलब दुख होता है और ये नीति निर्माताओं पर तरस आता है। मान लीजिए जिस शहर के बगल में नदी नहीं है उस शहर का मल जल का निस्तारण आप कैसे करते हैं? जैसे करते हैं वैसे गंगा के बगल वाले शहर का कर दीजिए ना, गोमती के बगल वाले शहर का कर दीजिए। नहीं साहब, बड़ी बड़ी योजनाएं पास होती हैं, आजादी से लेकर अब तक की बात कर रहे हैं। आप कोई पर्टिकुलर सरकार में अटक के मत रह जाइएगा। बड़ी बड़ी योजनाएं, फलानी ये पास करवाने के लिए, ये करवाने के लिए, वो कर, जमीन पर आते सब गायब। दुख होली वाली बात है, मतलब एकदम दिल को दुखा देने वाली बात है। तो ये खैर देखो, तुम्हें सब अधिकारी हो जाओ, देखो सिस्टम नीचे से सुधरेगा तभी ऊपर सुधरेगा। ऊपर सरकारें आएंगी जाएंगी, एक चीज जो हिंदुस्तान में दीमक की तरह जड़ बन के बैठ गया है वो है सिस्टम। आप ही सुधारेंगे सिस्टम। जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण संभव नहीं, जल के बगैर जीवन संभव नहीं। पृथ्वी का 71% भाग पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97% भाग खारा है जो सागरों महासागरों में विद्यमान है। शेष 3% जल ही पीने योग्य है, जिसमें से 2.4 ग्लेशियर उत्तरी व दक्षिण ध्रुव पर जमा है। मात्र 0.6% पानी ही नदियों, झीलों और तालाबों में है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर कुल 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी है। पृथ्वी के स्वच्छ जल का 70% भाग प्रदूषित हो चुका है, जिसका 30% भाग विषाक्त हो चुका है। इस 70 में जितना 70 प्रदूषित हुआ उसका 30% जहरीला हो चुका है। आज पृथ्वी पर मीठे जल की उपलब्धता का संकट विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हाल ही में जारी वाटर एड्स की रिपोर्ट
रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर 2018 द वाटर गैप में कहा गया कि भारत ने अपने नागरिकों की पहुंच स्वच्छ जल तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अभी वह उन शीर्ष देशों में है जहां आबादी के एक बड़े हिस्से के पास स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि युगांडा, नाइजर, मोजाम्बिक, भारत और पाकिस्तान उन देशों में शामिल हैं जहां आधे घंटे की आने जाने की दूरी के दायरे में सबसे अधिक लोगों को स्वच्छ जल प्राप्त नहीं है। आज भारत में 16.3 करोड़ लोगों तक स्वच्छ जल की पहुंच नहीं है। 16.3 करोड़ लोगों के पास साफ पीने का पानी नहीं। हमारे पास मोटरसाइकिल धोने का, कार धोने का और उसके बाद गर्मियों की शाम में मोटर ऑन करके पूरी सड़क को भिगाने का भी पानी है, लेकिन 16.3 करोड़ के पास पीने का भी पानी। देखिए, उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही है? जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण संभव नहीं है। गैर प्राकृतिक नहीं गुरुजी, गैर प्राकृतिक नहीं, जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण संभव नहीं है। हाँ, यही बात है, जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण, पहली लाइन यही तो लिखी थी, है बाकी बेकार है। उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97% भाग खारा है। ठीक है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर कुल 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी है, भी ठीक है। पृथ्वी पर 79% भाग पानी से ढका हुआ है। नहीं गुरुजी, पैराग्राफ की पहली लाइन में था 71% भाग पानी से ढका हुआ है। हो गया, एक बार सही पढ़ के आओ, गड़बड़ाएंगे नहीं। आज भारत में कितने लोगों तक स्वच्छ जल की पहुंच नहीं है? तो आखिरी वाली लाइन है 16.3 करोड़ लोगों के पास स्वच्छ जल की पहुंच नहीं। आइए आगे बढ़े। सभी छात्रों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? सभी छात्रों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कैसे पूरा किया? मिलकर पूरा किया। क्या मात्रा बता रहा है? क्या समय बता रहा है? क्या स्थान बता रहा है? मिलकर गुरुजी नहीं, मिलकर तो काम करने का तरीका बता रहा है, तो तरीके को ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। आइए 22 सवाल। बिना बदकही के क्लास चले तो कितना आनंद है, बढ़िया इसे सिमट सिमट के हो रहा है। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों का उद्दीपन या जागरण करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भाव को जगाती हैं, तो स्थायी भाव जिसके मन में जगता है, जिस सिचुएशन के कारण जगता है, उसी को तो विभाव कहा जाता है। विभाव के दो भेद हैं, एक उद्दीपन है, एक आलंबन है, दूसरा उद्दीपन है। उद्दीपन वो सिचुएशन है जिनकी वजह से भाव जगता है, और आलंबन वो लोग हैं जिनके अंदर या जिनकी वजह से भाव जगता है। तो यही स्थायी भावों के उद्दीपन का जागरण करते हैं, इसीलिए विभाव कहलाते हैं। जो शरीर प्रतिक्रिया करता है उसको अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव जो पानी की बुलबुलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं उनको संचारी भाव कहते हैं। पार्टी पढ़ना, इस मुहावरे का क्या मतलब है? पार्टी पढ़ना, इस मुहावरे का क्या मतलब है? तो पार्टी पढ़ना, खुश होना, ध्यान करना, सबक सीखना, नगाड़ा बजाना। गुरुजी, पार्टी पढ़ना, सबक पढ़ना। पार्टी पहले जमाने में कॉपी वॉपी थोड़े लिखाई होती थी, हम बचपन में लिखे हैं पार्टी में। ऐसे लकड़ी की एक ठो पार्टी होती थी, ये लकड़ी की होती थी, काले रंग से घोटाई जाती थी और खड़िया मिट्टी आती थी। खड़िया मिट्टी को पानी में घोल करके सेंठे की कलम होती थी और उसके बाद इसको बढ़िया पहले कालिख लगा करके और फिर हाजमोलक शीशी या कोई ऐसी चीज जो कांच वांच वाली हो, फिर इस पार्टी को घोटारते थे। तो घोटारने से कहा होता था कि ये पार्टी खूब चमक जाती थी। करिया होने के बाद पहले कालिख लगा के पोतते थे, फिर घोटारते थे तो दूर से लप लप चमकती थी। तो इसके ऊपर सबसे पहले यहाँ राम, ऐसे तिरछा तिरछा राम लिखा जाता था। हाँ, हम कुछ दिन उर्दू सीखे हैं तो उर्दू में अलिफ फूल अल्लाह लिखाया जाता था, मौलवी साहब अल्लाह लिखाते थे। ऐसे ऐसे बनाते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, भूल गए, पता नहीं तनी गड़बड़ा न जाए, लेकिन ऐसे पहले तो जब अलिफ बे पेते से जैसे पढ़ते थे तो ये यहाँ अल्लाह लिखाते थे। स्कूल में जाओ तो राम लिखाते, राम लिखे हैं तो
ये दोनों रहे हैं। तो आप देखिए उर्दू सीखी है, हाँ, इसीलिए तनिक बहुत आती है। तो पाठी पढ़ना माने सबक सीखना, पाठ सीखना। ठीक, आइए आगे बढ़ते। चार मीनार कहाँ है, या वाक्य किस प्रकार, या किस प्रकार का वाक्य है चार मीनार। तो उर्दू पढ़ाई तो हमारे आनंद में हो गई। हमारा गांव में जहाँ घर है वहीं बगल में मुस्लिम परिवार था, और साथी संगाती सब हमारे ऐसे रहे कि हम सवेरे अपने घर में नाश्ता वास्ता कह के तक दिन भर उन्हें घर में रही रहे। तो मौलवी साहब आते थे पहले पढ़ाने, वो अरबी, तो अरबी बुद्धि में जाती नहीं थी, उसमें वर्णमाला में अक्षर कम होते हैं। तो हम कहे कि मौलवी साहब हमका उर्दू सिखाए दो। तो पहले तो कुछ दिन अरबी वाली तक हम कहा कि हम अरबी जान रहे, हमका उर्दू सिखाओ। तो फिर उर्दू अब्र रहमत एक किताब आती थी, तो पढ़े अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे छोटा जे बड़ा जे छोटी सीन बड़ी सीन सुहाद दुआ तो जो आइन गैन फे बड़ा काप लाम मीम नुवाव है दो चश्मी हमजा छोटी है बड़ी है अली मदा गाप साकिन आग अली मदा, ये सब पढ़े हैं, अब भूल ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वर्णमाला भी पहचान लेते हैं। चार मीनार कहाँ है, प्रश्नवाचक सवाल है, तो सीधे प्रश्नवाचक लगा दीजिए। कुछ थोड़े ना कि मैं तुमसे पूछा जा रहा है कि हैदराबाद में, कि कलकत्ता में, कि तेलंगाना में। सीधे चार मीनार कहाँ है, प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी पूछी गई आपसे। जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। जिले भर में डेंगू का प्रयोग, तो ये जो अगर खाली भर को अंडरलाइन करके और ऑप्शन में कहीं संबंध बोधक लिखा होता तो आप संबंध बोधक लगाते, लेकिन वो किनारे बातें किनारे हो गई। वाक्य क्या है, जारी है। कहां जारी है, जिले भर में जारी है। तो पूरे टर्म को स्थान के भाव से देखते हुए हम इसको स्थानवाचक एडवर्ब ऑफ प्लेस क्रिया विशेषण कह सकते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बात समझ गए, सिंपल सा। ये सब यूपीएसआई का पेपर है, आप इसको सरल कह लें आपकी मर्जी, आप इसको कठिन कह लें आपकी मर्जी। ऐसा ही पेपर हर बार बनता है, ऐसा ही हर बार बनता है, और हर बार किसी पेपर के 2 या 4 सवालों के पैटर्न को पकड़ करके आपको डराया जाता है कि हिंदी डरने की चीज है, तुम्हारी बुद्धि से बाहर है, तुम नहीं कर पाओगे, तुमको हमारा बैच लेना पड़ेगा तब तुम कर पाओगे। ये सब खेल चलते हैं। फिर बैच 1 आता है, फिर बैच 2 आता है, फिर बैच 3 आता है, फिर बैच आता ही चला जाता है। दुकानें बंद हो जाएंगी, लोगों की हिंदी का डर खत्म हो जाएगा। हम हिंदी का डर खत्म करने के लिए आए, खत्म कर देंगे तुम्हारा। आओ तो पढ़ो, ये ना ज्ञान दो गुरुजी ये सरल है कि ये कठिन है, पढ़ लो बस। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। पहला पद अव्यय हो तो किस प्रकार का समास कहलाता है। तो जिस समास में पहला पद अव्यय हो वो किस प्रकार का समास, तो अव्यय पहला पद होगा तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। खत्म। बहुव्रीहि द्विगु कर्मधारय का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक, बढ़े आगे। लापरवाह का विलोम शब्द क्या होगा, तो लापरवाह का विलोम होगा सावधान, विश्राम, उदय। अपर्वाह है, अपर्वाह का वहां परवाह हिंदी थोड़े शब्द है कि अपर्वाह बना दो, सावधान, चौकन्ना। लापरवाह, ला माने बिना, ला शब्द उर्दू उपसर्ग है जिसका मतलब होता है बिना। आप कहें ला मकान, बिना मकान के। लापता, बिना पता के। लापरवाह, बिना परवाह के। तो ला बिला का अर्थ देता है, बिना का अर्थ देता है। सावधान उसका अर्थ के हिसाब से हिंदी में सावधान हिंदी शब्द है, लेकिन अर्थ के अनुसार वही एक सेट बैठ रहा है, बाकी कोई नहीं बैठ रहा है। अब आओ 3 सवाल हम कहे हम अपनी मर्जी से बना दे। एक पैराग्राफ एक्स्ट्रा आ रहा था तो हमने कहा हटाओ, हाँ ये 3 सवाल हम बना लाए। आओ आनंद लेते हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है, तो मास्टर साहब नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि। यही भरत मुनि हैं जिन्होंने परिभाषा दी, विभावा नुभाव व्यभिचारी संयोगाद द्रस निष्पत्ति ही, माने विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यही परिभाषा है कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों से पुष्ट होकर स्थायी भाव रस का रूप ग्रहण करता है। यह परिभाषा सीधे सीधे भरत मुनि ने दी। और मजे की बात यह है कि इस परिभाषा में कहीं स्थायी भाव का जिक्र, तो पूछा गया है कि भरत मुनि की किसकी परिभाषा में स्थायी भाव का जिक्र नहीं है, तो भरत मुनि स्थायी भाव का जिक्र अपनी मूल परिभाषा में नहीं कर रहे हैं। परिभाषा का है कि रस की परिभाषा है,
ठीक, नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, जब जाग उठे ये शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? मास्टर साहब पढ़ते पढ़ते ओज आ जा रहा है, तो इसको ओज गुण कहा जाता है। समझिए, गुण, काव्य गुण 3 प्रकार के। एक ओज माधुर्य गुण, दूसरा ओज गुण, तीसरा प्रसाद गुण। माधुर्य गुण वो है जिसमें सरसता है, कोमलता है, श्रृंगार है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयन नहीं सो बात। ऐसी कोमल कांत पदावली का उपयोग किया जाए, श्रृंगार आदि का वर्णन किया जाए तो माधुर्य गुण होता है। ओज गुण क्या होता है? जल ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्धमान था। जो कविता लिखी गई उस कविता का गुण क्या है? बस वही गुण, ये 3 गुण है। और प्रसाद गुण क्या होता है? शांत रस आदि, जिसमें ना माधुर्य ना ओज हो, साधारण बात कही गई हो, तो उसको प्रसाद गुण कह देते हैं। ये कविता के 3 गुण होते हैं, यही काव्य गुण है और इससे अलावा कुछ जानने नहीं। मधुरता का भाव, श्रृंगार आदि भाव होगा तो माधुर्य गुण हो जाएगा। वीर रस, उत्साह, वीर रस की बात होगी, इसमें रौद्र रस की बात होगी, सब ओज गुण में आ जाएगा। शांत रस आदि की बात होगी तो सब, मतलब यहाँ रस से मतलब नहीं, मतलब वैसी कोई बात, एग्जाम्पल के लिए अपने दिमाग में सेट कर ले, वैसी कोई सिंपल सी बात कही जाएगी तो उसको हम प्रसाद गुण के अंतर्गत रखेंगे। यही काव्य के गुण होते हैं। और एक सवाल और, जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो, जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो, उससे संबद्ध अर्थ ग्रहण कराने वाले को क्या कहेंगे? तो जब शब्द का अर्थ अभिधा से नहीं हो रहा है, अभिधा माने एक दिन हमने बताया था शब्द शक्तियां 3 होती, एक अभिधा, एक लक्षणा और एक व्यंजना। एग्जाम्पल भी बताया था। अभिधा क्या है? आपने कहा गधा चल रहा है, गधे का मतलब गधा है। अभिधा, अभिधा मतलब सीधा अर्थ। हमने कहा मोहन गधा है, अब क्या गधे का मतलब गधा है? क्या हम सीधा अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, अभिधा से अर्थ ग्रहण कर रहे हैं? नहीं, लेकिन इस गधे शब्द से संबंधित एक अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। क्या? मूर्खता का। मोहन मूर्ख है, मोहन गधा है, मैं गधा एक्चुअल गधा नहीं है, गधे का गुण, गधे का लक्षण हम उसमें परिभाषित कर रहे हैं। तो जब शब्द का सीधा अर्थ ना लेकर के उसके लक्षण का अर्थ लिया जाए तो वो ताकत लक्षणा हो जाती है। सवाल यही है, जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबद्ध अर्थ ग्रहण कराने वाले को क्या कहेंगे? तब हम उसको लक्षणा कहेंगे। और व्यंजना क्या होती? जो बात कही जाए ना उसका कोई मतलब लिया जाए, ना कोई सेंस लिया जाए, और वो किसी तीसरे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऐसा हो। आज ऐसे अब 2-4 लोग सीख गए हैं, क्लास अगर 9:30 बजे शुरू होनी है और बल्कि 9:38 हो जाए तो कमेंट में लिखें सर 9:38 हो रहा है, लक्ष्य व्यंजना में कह रहे हैं। तात्पर्य है कि देर बहुत हो रही, जाओ, तुमको 5 बजे गाड़ी पकड़नी है और 5 बजे गाड़ी पकड़नी है और पता चला कि माता जी आके कह रहे हैं और तुम सवेरे 5 बजे तक सोए पड़े हो, तो माता जी आके खिलाएंगी, कहाँ देख रहे हो 5 बज गया। तो वो तुमको ये नहीं बताना चाह रही 5 बज गया, वो बिना कहे बता देना चाहती है कि 5 बजे तुमको ट्रेन पकड़नी थी, तुम 5 बज गया, तुम यहीं पड़े हो, देर हो रही है तुमको। तो जो बात कही जाए उसका वो मतलब ही ना हो, कोई अन्य ही अर्थ हो, तो उसको व्यंजना कहा जाता है। तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। अभिधा सीधा मतलब, लक्षणा माने वो मतलब जो उसका क्या कहते हैं सीधा सीधा अर्थ न दे, उसके लक्षण का अर्थ दे, और व्यंजना वो मतलब होता है जो शब्द लिखा है उसके अलावा ही कोई अन्य मतलब दे, तो उसको व्यंजना कहते हैं। बात समझ गए? बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। बाकी गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है, इसका नाम है हिंदी भास्कर बाय अमरनाथ, ही डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का एक बैच है, यहाँ पर वर्दी बैच है दारोगा के लिए, और यहाँ पर साफल्य बैच है आरओ मेंस के लिए, और यहाँ पर पीसीएस मेंस के लिए पुराना बैच है। जब नया लॉन्च करेंगे रिजल्ट आने के बाद तो पुराने वाले जो हैं, जो बैच ले रहे हैं अभी, उनको हम अगले वाले में एंट्री दे देंगे, एक बहुत मिनिमम छोटे से अकाउंट टोकन अमाउंट के साथ। तो बस इतनी सी बात कही, इतनी सी बातचीत। और कोई आपको बहुत जरूरी बात कहनी हो कमेंट में, 15 बार एक बात लिख चुके हो तो क्या करो, उसको ऑफलाइन कमेंट में लिख जाओ, तो हम उसको या तो कल के लेक्चर में शामिल कर लेंगे, समझ लेंगे, और या वहीं पर जवाब दे देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, सदा सर्वदा आनंदित रहिए। इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। बाय बाय।